नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 41 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को डिस्कस करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या दिया गया है? Which of the following sites does not belong to the Paleolithic sites of उत्तर प्रदेश? ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है क्लास कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के पुरापाषाण कालीन स्थल से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछा गया है। बेलन वैली, सिंगरौली वैली, चकिया या फिर लहुरा देव। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका वो है लहुरा देव। ठीक, डी आपका सही उत्तर है। जब हम लहुरा देव की बात करते हैं तो ये एक नियोलिथिक साइट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक नियोलिथिक साइट है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी बेलन घाटी कहाँ पर है? प्रयागराज में है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं सिंगरौली घाटी की तो ये सोनभद्र में है। और चकिया कहां पर है? चकिया चंदौली में है। ये तीनों जो हैं ये आपके पैलियोलिथिक साइट्स के एग्जाम्पल हैं। चलो अब यहां पर हम लोकेट भी कर लेते हैं मैप में ताकि चीजें आपके दिमाग में काफी लंबे समय तक रहे। ये देखो, ये क्या है? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? संत कबीर नगर। ठीक है, संत कबीर नगर, ध्यान रहेगा। चल, यहां पर हमने किस साइट की बात की है? लहुरा देव की। ठीक है, संत कबीर नगर में। ये एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है, याद रखिएगा। अच्छा, नियोलिथिक साइट में आपको पता है नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू हो गई थी। ठीक है, कृषि प्रारंभ हो गया था। और जब कृषि आप करने लगेंगे, मतलब जब आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने लगेंगे तो आपका जो सेटलमेंट होगा ना वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, खेती आप वहीं पर तो रह के करोगे और जब कुछ बोगे तो आप वेट भी तो करोगे कि कब ये बड़ा हो, कब इसे काटे और पकाएं और खाएं। हाँ, तो नियोलिथिक एज की जब हम बात करते हैं तो सेटलमेंट जो था अब परमानेंट होने लगा था। पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस होते थे वो आपके हंटर होते थे ना, मारते थे, खाते थे, दूसरी जगह जाते थे, हंटिंग करते थे, बड़े बड़े जानवर को मारते थे, खाते थे, पेट भरते थे, फिर दूसरी जगह एक दो बार केव्स में रुक जाते थे, थोड़ा सो जाते थे, विश्राम कर लेते, फिर बढ़ते थे, फिर मारते थे, खाते थे, जीवन ऐसे चलता था। लेकिन नियोलिथिक एज आते आते हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे तो हमारा जो सेटलमेंट था, हम घर बनाने लगे। ठीक है, ये समझिएगा, घर बनने लगा, लोग उसमें रहने लगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लहुरा देव। ठीक है, यहां पर अगर हम एक और नियोलिथिक साइट के बारे में बात करें जिससे रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न बनता है, वो है, ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर प्रयागराज में कोल डिहवा। ठीक है, कोल डिहवा, याद रखिएगा। कोल डिहवा भी जो है वो एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, अब हम कुछ पैलियोलिथिक साइट्स की बात कर लेते, पुरापाषाण कालीन स्थल की, जब लोग मारते थे, खाते थे, जाते थे, मारते थे, खाते थे, सोते थे, फिर बढ़ जाते थे आगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, चंदौली आपको दिख रहा है, चंदौली में हमने आपको बताया चकिया। ठीक है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट जिसकी अपनी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सिंगरौली वैली हमें कहां मिलेगी? सिंगरौली वैली देखने को मिलेगी सोनभद्र में। ध्यान रखिएगा, सिंगरौली वैली। ये चीज क्लियर है क्लास? नोट करते हुए चलिए, जो पॉइंट्स आज बता रही हूं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शेयर भी कर दो अपने मित्रों के साथ। ठीक है, कभी कभी शेयर कर देना चाहिए क्लास। चलो अब यहां पर देखो, चंदौली हो गया, सोनभद्र हो गया, प्रयागराज में बेलन घाटी, याद रखिएगा, बेलन वैली के बारे में यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बना भी है। बेलन घाटी में ना हड्डी पे ध्यान दीजिएगा, हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। हड्डी पर उसकी कार्विंग की गई है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बेलन वैली से, जो कि प्रयागराज में है, जिसके उत्खननकर्ता कौन है? GR शर्मा है। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है?
चलो अब यहां पर बांदा, बांदा की जब हम बात करेंगे तो लीही और गोपीपुर, गोपीपुर याद रखिएगा, ये देख लीजिए यहां लिखा भी है गोपीपुर स्थल, और लीही जो है वो बांदा जिले में स्थित है। यहाँ पे कोलडीहवा जो है ये याद रखिएगा ये एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, प्रयागराज की जो बेलन घाटी है, जो बेलन वैली है, वो आपकी पैलियोलिथिक साइट है। क्लियर, मतलब पूरा पाषाण कालीन स्थल है। जब हम कोलडीहवा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एविडेंसेस मिले हैं, ये एक नियोलिथिक साइट है। क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, मैप में लोकेट करते हुए चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्यान दीजिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मेसोलिथिक साइट सरायनहर, सरायनहर ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड। उत्तर प्रदेश का मध्य पाषाण कालीन स्थल, यहां पर बात किया गया मध्य पाषाण स्थल सरायनहर किस जिले में स्थित है? तो बताइए सरायनहर कहां पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ में। बी आपका सही उत्तर है। प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है ना, तो बी आपका सही है। ठीक है, और यहां पर देख लीजिए ये आपको दिख रहा है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के इधर आपको अमेठी दिखेगा, सुल्तानपुर, जौनपुर और ये प्रयागराज। यहां पर आप याद रखिएगा प्रतापगढ़ में सराय नहर। ठीक है, यहां से 15 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 15 ह्यूमन स्केलेटन्स प्राप्त हुए हैं, ये भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, सराय नहर, ठीक है, यहां से 15 ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। क्लियर है क्लास? चलो आगे बढ़े। इस प्रश्न को देखो, फ्रॉम विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश हैव द रिमेन ऑफ पैडी हस्क बीन फाउंड। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, भूसी के अवशेष हमें मिले हैं, तो यहां पर लेखाइया, लहुरा देव, महदहा, सोहागी घाट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लहुरा देव के बारे में बताया है कि लहुरा देव जो है वो एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण स्थल है, और नवपाषाण में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आपके स्टार्ट हो गई थी, तो मतलब लहुरा देव में हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड एविडेंसेस मिले होंगे, ये चीज तो ऑब्वियस है ना। तो यहां पर हमें भूसी के अवशेष मिले हैं लहुरा देव में, याद रखिएगा बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, धान की भूसी के अवशेष उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिले हैं। ठीक है, सही उत्तर है, यह स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लहुरा देव कहां पर स्थित है, लोकेटेड है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, संत कबीर नगर में। क्लियर क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, नोट करते हुए चलो, याद रहेगा आपको चीजें। इस प्रश्न को आप लोग देखिए, काफी बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड से हट जाऊं ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पढ़िए यहां पर, क्या आपका सही उत्तर होगा मुझे बताइए। चलिए बताइए, यहां पर 16 महाजनपदों की बात की गई है और बोला गया है 16 महाजनपद में से जो 8 महाजनपद हैं वो आपके उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। पांचाल महाजनपद जो है वो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास तक विस्तृत है। फिर दिया गया है कुरु महाजनपद की राजधानी, इसको राजधानी कर लो, कौशंबी थी जो इलाहाबाद के आसपास तक विस्तृत थी। तो बताइए यहां पर सही उत्तर आपका क्या होगा, कौन से कथन सत्य हैं? तो 16 महाजनपद से अगर हम बात करेंगे तो इसमें से 8 महाजनपद जो हैं वो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम पांचाल महाजनपद की बात करते हैं तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक ये विस्तृत है, ये भी सही है। कुरु महाजनपद की राजधानी कौशंबी थी, ये आपका गलत है। यहां पर सही उत्तर जो होगा केवल 1 और 2 होगा, सी आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से सुनिएगा जो एक्सप्लेनेशन देने वाली हूं। जब हम बात करते हैं कुरु महाजनपद की तो इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है, जो आपकी दिल्ली है। ठीक है, जबकि कौशंबी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, इसको नोट कर लीजिए। राजधानी से रिलेटेड, महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं।
अब मेरा और आपका कर्तव्य क्या बनता है कि उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे, 16 में से जो 8 महाजनपद थे उनको मैप में एक बार लोकेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे आसान वाले को लोकेट करते हैं। कौन सा सबसे आसान है? काशी। जैसे ही काशी की बात करते बनारस और महादेव याद आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर देखो कहां पर है? बनारस। तो बनारस, ये देखो जौनपुर, ये रहा बनारसी। ठीक है, ये रहा। तो यहां पर काशी याद रहेगा आपको, यहां पर मैं लिख दूं काशी, कभी नहीं भूलता होगा। फिर उसके बाद काशी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ा याद आता है वो है अयोध्या वाला रीजन। यहां पर ध्यान दीजिए, जिसको कि हम कौशल कहते हैं। अयोध्या, फैजाबाद, ठीक है, ये वाला, ये याद रखो, ये आपका कौशल हो गया। कहते हैं ना अवध क्षेत्र, कितना गाना भी बना है, अवध की धूल चंदन है, ये तुलसीदास कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहां पर कौशल, अवध क्षेत्र, श्रावस्ती और अयोध्या वाला रीजन कौशल क्षेत्र में आ गया। फिर हम वत्स की बात करते हैं तो ये कौशंबी क्षेत्र हो गया। ठीक है, अभी एक को लोकेट करते हुए चलेंगे। पांचाल की जब हम बात करते हैं तो बरेली, बदायूं वाला क्षेत्र ये आपका हो गया शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद। तो पीलीभीत, रामपुर, ठीक है, बरेली, मुरादाबाद, ये वाला क्षेत्र, यहां पर देखिए ये क्षेत्र जो है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है, तो ये आपका पांचाल था। ठीक है, पंचाल था, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सुरसेन की हम बात करते हैं तो सुरसेन, मथुरा, याद रखिएगा मथुरा का क्षेत्र। तो यहां पर आगरा, मथुरा, ये क्षेत्र आपका सुरसेन हो गया। याद रहेगा क्लास ना जो मैं बता रही हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रही हूं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ाती हूं, तो जिसमें भी कन्वीनियंट होता लिखते चल रही हूं, उसके लिए मत परेशान होइएगा। आप तो लिख लोगे ना, इसमें कुछ हिंदी और इंग्लिश में तो डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी आपको। चल, फिर उसके बाद देखो कुरु की जब हम बात करते हैं तो ये मेरठ वाला रीजन हो गया, मेरठ और हस्तिनापुर वाला रीजन हो गया। चेंदी की बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका हो गया। और मल की बात करते हैं तो देवरिया, कुशीनगर, कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो वो किस क्षेत्र में आता था? महाजनपद में, मल क्षेत्र में आता था। तो यहां पर ये देखो, ये गोरखपुर रहा और इधर आपका ये कुशीनगर रहा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा क्लास। तो लोकेट करते हुए चलिए इसको आप लोग। मेरठ और हस्तिनापुर अगर आपको देखना है तो यहां पर ये मेरठ और हस्तिनापुर वाला क्षेत्र आपका हो गया। ठीक है, ये मेरठ, हस्तिनापुर, ये मथुरा वाला आपका हो गया सुरसेन। ठीक है, इधर काशी हो गया, ये कौशल हो गया, ये मल रीजन हो गया। तो आप लोग इसी तरीके से लोकेट कर लीजिए। आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने यहां पर लिखा है, इसको मैं इरेज कर देती हूं। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जब हम काशी की बात करेंगे तो काशी में वाराणसी क्षेत्र हो गया, कौशल अवध क्षेत्र, ठीक है, आपका अयोध्या वाला रीजन हो गया। वत्स की हम बात करेंगे तो कौशंबी, ठीक है, कौशंबी क्षेत्र हो गया। पांचाल, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, इधर वाला बरेली, ठीक है, यहां बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, ये वाला क्षेत्र आपका हो गया पांचाल। ठीक है, फिर सुरसेन, मथुरा क्षेत्र हो गया। कुरु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ और हस्तिनापुर क्षेत्र, ये रहा। यहां पर देखो मेरठ और हस्तिनापुर क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद चेंदी, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया और मल, देवरिया, कुशीनगर क्षेत्र हो गया। क्लियर ना क्लास? चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। फिफ्थ प्रश्न को देखो, एविडेंसेस ऑफ नॉर्थ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन मेनली फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? फ्रॉम मेरठ एंड शाहजहांपुर, फ्रॉम मुजफ्फरनगर एंड बुलंदशहर, फ्रॉम नोएडा एंड मेरठ, फ्रॉम बस्ती एंड गोंडा। तो बताइए यहां पर क्या बोला गया है? नॉर्थ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन मेनली फाउंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर सैंधव कालीन सभ्यता के साक्ष्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त होते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो मेरठ और सहारनपुर होगा। ठीक है, मेरठ और सहारनपुर, ध्यान रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये रहा मेरठ, ठीक है, और ये रहा सहारनपुर, इस रीजन से याद रहेगा मेरठ और सहारनपुर। देखिए सहारनपुर की जब हम बात करते हैं, यहां पर ये आपको सहारनपुर दिख रहा है। सहारनपुर किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ, ये याद रखिएगा। तो यहां पर आपको याद रहेगा मेरठ और सहारनपुर। अच्छा, मैप यहां पर है, ये देखो, ये रीजन। ठीक है,
इधर हरियाणा है, इधर उत्तराखंड है, इधर हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा कोना सटा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखें, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको कैपिटल दिए गए हैं। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स। तो बताइए, अभी हमने देखा कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, इधर साकेत, कौशंबी, अहिछत्र और इंद्रप्रस्थ दिया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब हम कौशल की बात करते हैं तो साकेत, सी का फर्स्ट एक ही जगह आपको दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया ना, कौशल, साकेत, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये आपका अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया, अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया। तो बी आपका सही उत्तर होगा। जब हम कुरु की बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला क्षेत्र, रीजन हो गया, ठीक है, आसपास का। फिर जब हम पांचाल की बात करेंगे, पांचाल की, तो आपका अहिछत्र हो गया, ठीक है, और वत्स कौशंबी। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? तो बी आपका सही उत्तर है, यहां पर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सनकादी सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म इन उत्तर प्रदेश? क्या बोला गया है? उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के सनकादी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी, माधवचार्य। तो आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर है निम्बार्क, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देखिए, निम्बार्क की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए द्वैताद्वैतवाद की बात होती है ना, यहां पर देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य वैष्णववाद के प्रमुख आचार्य में से एक थे। उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय को सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ये कि द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो निम्बार्काचार्य के द्वारा किया गया था। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस वॉज मीटिंग ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कॉल्ड इन 1924? 1924 में जो मीटिंग हुई थी, ध्यान दीजिए, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो बताइए कहां पर बुलाई गई थी 1924 की मीटिंग को? यह पूछा गया है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बरेली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। 1924 का समय है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो 1924 में हम कह सकते हैं क्रांतिकारियों का एक जो बहुत प्रमुख अड्डा था ना, वो कौन सा था? कानपुर था, ठीक है। आपको कानपुर याद होगा, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस था। फिर उसके बाद ये जो ट्रेन वाला रॉबरी, काकोरी जो कांड था, बाद में अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने बोला कि हम कांड शब्द नहीं, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान बोला जाएगा उसको, ठीक है, ये बोला गया था ना। तो काकोरी भी याद रखिएगा। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। तो कानपुर तो कॉन्स्पिरेसी के लिए फेमस था ही। यहां पर अगर हम क्रांतिकारियों के नाम की बात करें, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, तो वहां पर हम लोग बात करते हैं ना सचिन नाथ सान्याल की, राम प्रसाद बिस्मिल की, याद रखिएगा क्लास, ध्यान दीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे। यहां पर ध्यान दीजिए, 1924 में संयुक्त प्रांत के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, HRA की बात यहां पर की गई है। HRA ही तो बाद में जाकर HSRA आपका बन गया था ना। यहां पे सोशलिस्ट टर्म को जोड़ दिया गया था, जब भगत सिंह भी इससे जुड़ते हैं। तो याद है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद सम्मिलित थे, ठीक है। तो याद रखिएगा 1924 HRA, ठीक है, कानपुर, ठीक है,
याद रहेगा। और यहीं पर आपका काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान भी हुआ था, HRA द्वारा ही किया गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, पूरी ट्रेन को लूट लिया गया था जो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ लीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हुलास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर सही उत्तर क्या होगा? हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंधु घाटी स्थल है। बताओ हुलास कहां पर है? यूपी में है? यस है, बिल्कुल सही है ये। हुलास उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में स्थित है? नहीं, ये आपका गलत है। यहां पर सही उत्तर ए होगा। जब हम हुलास की बात करते हैं तो ये सहारनपुर जिले में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न में देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में हमें कहां से मिली है, तो मैंने आपको बताया था यहां पर सहारनपुर और मेरठ वाली लोकेशन ध्यान रखिएगा, यहां पर हुलास है, ठीक है, सहारनपुर में। और हमेशा याद रखिएगा सहारनपुर जो है क्लास, वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। जल्दी से बताओ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलो। तो हुलास सहारनपुर जिले में यमुना नदी के पास स्थित है। अच्छा, नदी को देख लो यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर आप नदी देखेंगे तो कौन सी नदी ये जा रही है? ये यमुना जा रही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, यमुना नदी है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। आलमगीरपुर के बारे में पूछा गया है, यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बना है, पढ़ लो। आलमगीरपुर जो है वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर, ठीक है, हिंडन रिवर इन मेरठ। दूसरा दिया गया, आलमगीरपुर वॉज डिस्कवर्ड बाय यज्ञदत्त शर्मा इन 1959। द रिमेन रिकवर्ड फ्रॉम हेयर इंक्लूड अर्थन पॉट, सील एंड बीड। बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो बताइए, आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अभी आपको याद रखना है, जब हमने हुलास की बात की थी तो यमुना नदी के किनारे, ठीक है, कहां पर है? सहारनपुर में है, ठीक है, याद रखोगे? बताओ जल्दी जल्दी, कुछ याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? ऐसे ही मैम बोलती जा रही, याद तो हो रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। जब हम आलमगीरपुर की बात करते हैं तो मेरठ जिला है, हिंडन नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। आलमगीरपुर की खोज 1959 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। यहां से अवशेष में मिट्टी के बर्तन, मोहर, मनके आदि शामिल है, ये आपका गलत है। यहां पर आपका सही उत्तर जो है केवल 1 और 2 है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, 1 मिनट क्लास, सॉरी, ध्यान दीजिए यहां पर, 1 मिनट। ये रहा, ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिए, छोटी सी मिस्टेक है यहां पर। आप तीसरे स्टेटमेंट को देखिए थोड़ा सा, कि यहां से प्राप्त अवशेष में मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मनके आदि शामिल है। हाँ सही है, ठीक है, यहां से ये एविडेंसेस मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, जैसे इंसान नियोलिथिक एज की बात कर रहा था तो दिमाग नियोलिथिक एज में बैठा हुआ है। यहां पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको बताया 2 एविडेंसेस, मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश के मैप में देखें तो सहारनपुर में हुलास जो कि यमुना नदी के किनारे है, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे, और यहां से बर्तन, मोहरे, मनके आदि मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी आपका सही है। मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के तट पर 1959 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी विस्तार को समझने के लिए यह स्थल एक महत्वपूर्ण है। अवशेष में यहां से प्राप्त है मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मनके आदि शामिल हैं, ठीक है। अब मेरे दिमाग में आपको पढ़ाते पढ़ाते चल रहा है नवपाषाण, ठीक है, वो चल रहा है एग्रीकल्चर, और मैं बता रही हूँ इंडस, तो दिमाग पढ़ते समय एग्रीकल्चर पे चला गया। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप लोग के साथ भी एग्जाम में होती है, इसको ध्यान दिया करिए। एज अ फैकल्टी मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है कि कभी अगर मैंने गलती से गलत आंसर बता दिया तो, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है तो दिक्कत होती है, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लेना, सही कर लेना। वहां पर क्या उत्तर होगा? वहां पर आपका उत्तर आलमगीरपुर,
ठीक है। और आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी है, वहां से हमें इंडस सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। चलो इस प्रश्न को हम देखते हैं। एविडेंस ऑफ कॉपर स्टोन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ मेरठ एंड सहारनपुर। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ कॉपर ब्रोंज सिविलाइजेशन इज फाउंड फ्रॉम द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। एविडेंसेस ऑफ सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साइट्स ऑफ आलमगीरपुर, बड़ागांव एंड हुलास। तो यहां पर आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए क्लास, सही उत्तर यहां पर क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर पुरास्थल से प्राप्त होते हैं, ये सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉपर स्टोन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एविडेंसेस मिलते हैं। ताम्रकास्ट सभ्यता का साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तर प्रदेश में इस सभ्यता के साक्ष्य आलमगीरपुर, बड़ागांव, हुलास स्थलों से प्राप्त है। दोनों बिल्कुल सही हैं, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ सहारनपुर जिले में ताम्र पाषाणिक सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण हैं। आलमगीरपुर, बड़ागांव, हुलास जैसे स्थल पर ताम्रकास्ट सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में उन्नत सभ्यता का केंद्र था। और उपयुक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को पढ़िए। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य देश था, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, मुख्य केंद्र मध्य देश उत्तर प्रदेश था जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। पांचाल क्षेत्र का विस्तार जो है वो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक था और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पढ़ लीजिए क्लास प्रश्न को आराम से, फिर उत्तर देने का प्रयास करिए यहाँ पर कि आपका सही उत्तर कौन सा है। मैंने आपको बताया था जब हम पांचाल क्षेत्र की बात करते हैं तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक है ना, लेकिन इसकी जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी, नहीं ना, थी कि नहीं थी बताइए, काम्पिल्य थी कि कौशाम्बी थी, बताइए, काम्पिल्य थी, कौशाम्बी थी। यहां पर इसकी राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र थी, ये याद रखिएगा, कौशाम्बी नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है ये चीज। तो ये तो आपका गलत हो गया, पहला आपका सही हो गया। ठीक है, तो इसमें एक सत्य कथन पूछा गया है तो केवल एक आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर देखिए, वैदिक कालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक विस्तृत था। इसमें कुरु, पांचाल जैसे विशाल राज्य थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब हम पांचाल क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है वो आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक है, हमने अभी देखा भी है। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी, ये कथन आपका असत्य है। अभी मैंने आपको बताया इसकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी नहीं है, इसकी राजधानी जो है वो अहिच्छत्र या काम्पिल्य है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी, ना कि कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसके पहले भी सेम प्रश्न हमने डिस्कस किया है और यही चीज इंटरचेंज की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। फेमस, यहां पर बात की गई है तिरंतकर की। ठीक है, फेमस तिरंतकर लाइक पार्श्वनाथ, ठीक है, संवरनाथ, चंद्रप्रभा एक्सेट्रा ऑफ जैनिज्म वेयर बोर्न इन उत्तर प्रदेश। मथुरा एंड उज्जैन वेयर द टू मेजर सेंटर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। इवन इन कुषाण पीरियड मथुरा वॉज अ प्रॉस्परस सेंटर ऑफ जैनिज्म। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ध्यान दीजिए, जब हम जैन धर्म के तिरंतकर की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ, ठीक है, संवरनाथ और चंद्रप्रभा, ठीक है, इन सब का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिल्कुल सही है। भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे, एक मथुरा और एक उज्जैन, ये भी बिल्कुल सही है। और कुषाण काल में भी मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध क्षेत्र था, ये भी सही है। उत्तर क्या है, सी आपका सही उत्तर है। पढ़ लिया होगा ना क्लास, थोड़ा स्लाइड से हट जाओ। अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मैम थोड़ा सा हट जाइए, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैम हट जाइए, प्रश्न नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो
आप लोग आराम से पढ़ लिया करिए, मैं हट जाया करूंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहां पर आपका सही उत्तर मैंने आपको बता दिया है, सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए जैन तीरंदकर, ये आपको पता है इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। पार्श्वनाथ की जब हम बात करते हैं तो ये 23वें तीरंदकर थे, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का जन्म कहां पर हुआ है? बनारस में हुआ है, ठीक है। आपको पता है बनारस एक महाजनपद था, काशी अभी हमने डिस्कस किया है। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीरंदकर थे, इनका जन्म बनारस में हुआ है, ठीक है। संभवनाथ की हम बात करते हैं, याद रखिएगा इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। संभवनाथ का जन्म कहां पर हुआ है? श्रावस्ती में, ठीक है। चंद्रप्रभा की जब हम बात करते हैं तो ये 8वें तीरंदकर थे, ठीक है। और इनका जन्म चंद्रपुर बनारस के निकट आपका है, यहां पर इनका जन्म हुआ है, यहां पर इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र जो है वो मथुरा और उज्जैन थे। कुषाणकालीन काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था, यह कथन भी सत्य है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और ऐसी कोई चीज बतानी नहीं है, सब चीज आपको पता है प्रश्न में दिया गया था। पूरी स्लाइड पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। By what name was the state of उत्तर प्रदेश known in वैदिक पीरियड? तो बताइए वैदिक पीरियड में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? महर्षि देश, सप्तर्षि देश, ऋषि देश या फिर ब्रह्मर्षि देश? तो यहां पर डी आपका सही है, ब्रह्मर्षि देश, ठीक है, डी आपका सही है। वैदिक पीरियड में इसे इस नाम से जाना जाता था। मुनियों की तपस्या और वेदों की रचना का क्षेत्र इसे माना जाता था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात यहां पर की गई है। हु रिप्रेजेंटेड द उत्तर प्रदेश एट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1885? तो बताइए मुंबई में 1885 में जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी, WC बनर्जी द्वारा, ठीक है। उसमें उत्तर प्रदेश से कौन कौन लोग गए थे? गंगा प्रसाद वर्मा, जानकी नाथ घोषाल, लाल बैजनाथ, रामकली चौधरी, प्राणनाथ पंडित, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, मुंशी ज्वाला प्रसाद। उपयुक्त सभी आपका उत्तर है, ये सभी सम्मिलित हुए थे, ठीक है। 1885 में मुंबई में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से कौन कौन लोग गए थे? गंगा प्रसाद वर्मा, जानकी नाथ घोषाल, लाल बैजनाथ, रामकली चौधरी, फिर प्राणनाथ पंडित, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी और मुंशी ज्वाला प्रसाद। तो डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? बताइए, ये तो आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है कि आगरा सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? बताइए बताइए किसके द्वारा? आगरा सिकंदर लोदी द्वारा, ठीक है, सिकंदर लोदी द्वारा, ठीक है। Which of the following dynasty is not related to Magad Empire? तो हर्यक, शिशुनाग, चोल वंश या फिर नंद वंश? तो आपको पता है जब हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो हर्यक, शिशुनाग और यहां पर आपका नंद वंश, चोल वंश नहीं है, ठीक है। चोल तो आपकी साउथ डायनेस्टी, साउथ में हो गया, ठीक है। मगध की बात करें तो ये बिहार वाला, पाटलिपुत्र मगध, ये वाला रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश वाला रीजन हो गया। तो यहाँ पर हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डी आपका, अरे सी आपका नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट लगाया है मैंने, सी आपका नहीं होगा, चोल डायनेस्टी, यहां पर भी लगा देती हूं। चलो, सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। यहां पर जब हम हर्यक वंश की बात करते हैं तो यह मगध साम्राज्य का पहला प्रमुख वंश था, सबसे पहले हर्यक वंश था, ये याद रखिएगा। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबसार थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबसार थे, ठीक है। अजातशत्रु जैसे शासक इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके खुद वो
गद्दी पर बैठ गया था, याद रखिएगा ये चीज। फिर शिशुनाग वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया जब हर्यक वंश का पतन हुआ, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा इस वंश ने मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। उसके बाद नंद वंश आया, ठीक है। नंद वंश के बाद मगध पर, अच्छा, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का शासक हुआ। और इस वंश का जो आपका एक प्रतापी राजा था उसका नाम क्या था? महापद्मानंद था, ठीक है, जिन्हें एक छत्र सम्राट कहा जाता है। और आपको पता है नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आएगा, ये याद रखिएगा। तो नंद वंश का अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे ना। तो बोला जाता ना नंद वंश के पतन के पीछे एक बुद्धि थी जिनका की नाम था चाणक्य, ठीक है, जिनको विष्णुगुप्त जिनका ओरिजिनल नाम था। चलो चोल वंश की बात करें तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है मगध साम्राज्य से, ये दक्षिण भारत का राज्य है, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर लेंगे दक्षिण भारत के राज्यों को भी, आप में से स्टूडेंट ने कहा था, कल हमने थोड़ा सा भी डिस्कस कर लेंगे, आज नहीं अगले टेस्ट में। अब इस प्रश्न को देख लो, बड़ा प्रश्न है। इन द वैदिक पीरियड मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश वॉज नोन एज ब्रह्मर्षि देश। अभी हमने देखा इट इज मेंशन इन द ऋग वेदा एंड अदर वैदिक टेक्सेस। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में, वेदास में जाना जाता था, ये चीज सही है, ठीक है। फिर देखिए कौशंबी इज एन एंशिएंट सिटी which was situated on the river Yamuna. It was major trading center in Mauryan and Gupta period. कौशंबी एक प्राचीन नगर था जो यमुना नदी के किनारे स्थित था। ये मौर्य और गुप्त काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा वैदिक काल में हम लोग उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग को ब्रह्मर्षि देश के नाम से जानते थे, या ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों में उल्लेखित है। अगला प्रश्न बड़ा है, पढ़ लीजिए। प्रयागराज इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड मिथिकल सरस्वती। आपको पता ही है प्रयागराज की जब हम बात करते हैं, संगम की हम बात करते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती जो है वो लुप्त हो चुकी है, ये आपको पता है। कुंभ मेला भी यहाँ लगता है, ये भी आपको पता है क्लास, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी जानकारी नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए, कौशल की हम बात कर रहे हैं। कौशल महाजनपद में इंक्लूड थे आजमगढ़, जौनपुर। अयोध्या वॉज कंसिडर्ड एज द कैपिटल ऑफ कौशल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? बताइए क्या आपका सही उत्तर होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि दो महाजनपद तो याद करना सबसे आसान है। वो कौन कौन से हैं? बनारस, काशी, ठीक है, और दूसरा कौशल। कौशल की जब हम बात करते हैं तो हम अयोध्या की बात करते हैं। कौशल नरेश ना, अवधपुरी बोला जाता है ना। चलो तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो गया। इस महाजनपद में आजमगढ़, जौनपुर नहीं, अयोध्या वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। अयोध्या को कौशल की राजधानी माना जाता है, हाँ सही है, लेकिन ये गलत है आपका। प्रयागराज गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये तो सबको पता होगा। तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको पढ़िए। महाजनपद के काल को दूसरे शहरीकरण काल के रूप में भी जाना जाता है, जो 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में उभरा। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल्य से लोह युग के औजारों के साक्ष्य मिले हैं। प्रयागराज जिले में कोहलडीहा के क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों में धान के दाने, भूसी और पुआल के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य हैं, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। क्लास के स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको लहुरा देव के बारे में बताया था, संत कबीर नगर वाला, जहाँ पे धान की भूसी मिली है, मैंने आपको बताया था ये एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, नवपाषाण स्थल है। और साथ ही साथ कोहलडीहा के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि प्रयागराज में स्थित है, ये भी मैंने जानकारी आपको दी थी। तो प्रयागराज जिले में कोहलडीहा के क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन में टुकड़ों में धान के दाने, भूसी और पुआल के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है,
ठीक है, नियोलिथिक है, नवपाषाण युग है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एविडेंसेस मिलती हैं। ठीक है, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल्य से लौह युग के औजारों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। ठीक है, आयरन एज के लौह युग के औजारों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है ये भी। फिर देखो, महाजनपद के काल को दूसरी शहरीकरण काल के रूप में भी माना जा सकता है, जो 6वीं से 4वीं ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में उभरा, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही आपके महाजनपद स्प्रेड हैं ज्यादातर। ठीक है, राजस्थान में भी है, मत्स्य की जब हम बात करते हैं, विराटनगर जिसकी कैपिटल है वो आपका राजस्थान में प्रश्न में पूछा गया। मत्स्य कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में, इसकी कैपिटल क्या है, विराटनगर है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। ध्यान रखिएगा, अस्मक बताइए, अस्मक जो है वो गोदावरी नदी के पास है, ये साउथ में एकमात्र महाजनपद है, ये ध्यान रखिएगा अस्मक के बारे में। ठीक है, पोतन जिसकी कैपिटल है। चलो, और सब तो आपका बिल्कुल सही है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर देख लो, लौह युग के औजारों के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश में कहां कहां से मिले हैं, इसको देख लो एक बार। अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र बरेली में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, अतरंजी खेड़ा एटा में है। ठीक है, मथुरा, श्रावस्ती, ठीक है, मथुरा, श्रावस्ती और कांपिल्य फर्रुखाबाद से लौह युग के औजारों और कृषि उपकरणों के प्रमाण मिले हैं। ये स्थान उत्तर भारत के प्रारंभिक लौह युग के केंद्र है। ठीक है, कोहिलदेवा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कृषि के प्रमाण मिले हैं, जो कि कहां पर है, प्रयागराज में स्थित है। चलो आगे देखिए, Which city of उत्तर प्रदेश was an important education center during the गुप्ता पीरियड? तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। गुप्ता पीरियड की बात की गई है, गुप्ता पीरियड में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ABCD में से बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो बनारस दिया गया है, श्रावस्ती दिया गया है, प्रयाग दिया गया है, प्रयागराज, कौशाम्बी, तो बनारस यहाँ पर सही उत्तर है। गुप्त काल में वाराणसी शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड विद द तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? तीर्थंकरों से रिलेटेड कौन कौन सा है? अयोध्या भी है, मथुरा भी है, श्रावस्ती भी है, डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो ये बर्थ प्लेस है किसका? ऋषभ नाथ का, ये याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद श्रावस्ती की बात करेंगे तो ये भी आपके तीर्थंकरों से एसोसिएटेड है, और संभवनाथ की जब हम बात करेंगे तो ये आपके थर्ड तीर्थंकर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, देखिए, श्रावस्ती एसोसिएटेड विद द तीर्थंकर, संभवनाथ थर्ड तीर्थंकर, ये ध्यान रहेगा ना आपको। चलिए यहां पर देख लीजिए क्लास, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करिए आप लोग, रिवीजन बार बार करना जरूरी है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब हम पार्श्वनाथ की बात करते हैं तो ये आपके 23वें तीर्थंकर थे, और वाराणसी आपको याद रखना है। संभवनाथ की जब हम बात करेंगे तो श्रावस्ती आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रप्रभा की हम बात करेंगे तो चंद्रपुर, जो कि आपके वाराणसी जिले मतलब क्षेत्र में ही आता है। ठीक है, और जब हम ऋषभनाथ की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा अयोध्या। ठीक है, क्लियर है ना? तो याद रखिएगा क्लास, जो पॉइंट्स बता रही हूं महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आज की क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये इसमें पूछा गया है कौन सा आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। आराम से पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को। कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है? कौशल महाजनपद सबसे प्राचीन महाजनपदों में से एक था, दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है जिसकी राजधानी अयोध्या थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने चिल्ला चिल्ला के डिस्कस किया है। ठीक है, फिर उसके बाद कुशीनगर वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर कि जब हम कुशीनगर की बात करेंगे, ठीक है, मल राज्य की, मल याद है ना, मल क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो हाँ, गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति
कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। कौशल महाजनपद सबसे प्राचीन महाजनपद में से एक था जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अभी डिस्कस किया, बार बार डिस्कस किया, सही है। ठीक है, हुलास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है जो कि बहराइच जिले में स्थित है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने आपको बताया है कि आपको जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा दो जिलों के नाम, सहारनपुर और मेरठ। जब मैंने हुलास के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ये सहारनपुर में है, यमुना नदी के किनारे, याद रखिए। और जब हमने आलमगीरपुर की बात की थी तो मैंने आपको बताया था मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये गलत हो गया, असत्य पूछा है, सी होगा। अयोध्या, मथुरा और श्रावस्ती जैन धर्म के तीर्थंकरों के जन्मस्थल माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी आपका, सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना क्लास, सी आपका सही उत्तर है। मैंने टिक लगा दिया है। चलो यहां पर देख लें हम, हुलास वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, ना कि बहराइच में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। कौशल महाजनपद सबसे प्राचीन महाजनपद है जिसकी की राजधानी अयोध्या है, ये भी बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर वह स्थान है जहां पर बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अयोध्या की बात करेंगे तो ऋषभदेव, अभिनंदन नाथ और सुमति नाथ का नाम आपको याद रखना है। मथुरा में नेमिनाथ और पार्श्वनाथ और श्रावस्ती में संभवनाथ, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए एक जगह। ये अयोध्या, मथुरा और श्रावस्ती जैन धर्म के तीर्थंकरों के जन्मस्थल माने जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न को देखिए। कौशल में कपिलवस्तु के साक्यों का जनजातीय गणतांत्रिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कपिलवस्तु में लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित कौशल में बुद्ध के समकालीन थे। बताइए, 24वां प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जब हम बात करते हैं लुम्बिनी की तो आप सभी को पता है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो लुम्बिनी है। ठीक है, प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित कौशल में बुद्ध के समकालीन थे, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कपिलवस्तु में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, सही है। कौशल में कपिलवस्तु के साक्यों का जनजातीय गणतांत्रिक क्षेत्र भी है, ये भी सही है। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए, कौशल महाजनपद का एक हिस्सा शाक्यों का क्षेत्र था जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज एक जनजातीय गणतंत्र था जहां शाक्य समुदाय के लोग लोकतांत्रिक रूप से अपने शासन के लिए राजा चुना करते थे। गौतम बुद्ध के पिता राजा सुद्धोधन शाक्य जनजाति के प्रमुख थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लुम्बिनी और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, ये आप सभी को पता है। राजा प्रसेनजित बुद्ध जी के समकालीन थे। प्रसेनजित कौशल के एक प्रसिद्ध राजा थे और वे गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, ये 25वां प्रश्न। When were the गांधार एंड मथुरा आर्ट सेंटर डेवलप? गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कहां पर हुआ? किस केंद्रों का विकास कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो आपको तो पता है ना, गांधार कला और मथुरा कला का विकास कुषाण के समय में हुआ था। ठीक है, आसान प्रश्न है, ए आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए, अच्छा, जब हम गांधार कला की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रीक इन्फ्लुएंस दिखते हैं, जैसे कि ग्रीक गॉड्स होते थे। ठीक है, वहाँ पे ग्रीक गॉड्स आपके बड़े, मतलब उनके कपड़े बड़े सुंदर से बनाए जाते हैं, ऐसे प्लेट्स बने रहते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ना बहुत सुंदर सा फेस बनाया जाता है। ठीक है, और ग्रे स्टोन्स का यूज किया जाता है। जब हम मथुरा की बात करते हैं, जब यहाँ पर जो भगवान बने हैं वो आपको भारत में जैसे मतलब भगवान होते अभय मुद्रा में ऐसे आशीर्वाद देते हुए, बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया है, आशीर्वाद देते हुए दिखाया है। बुद्ध की बॉडी को मस्कुलर दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। तो चलो, ये आपका ए आपका सही उत्तर है। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी ये था क्लास। यहाँ पर आज के सेशन को एंड करने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट्स आपको दी जाएगी, प्लस जो लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू में भी गाइड किया जाएगा।
आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर आप टेस्ट दे सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेक्चर्स में भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस, कुछ नए प्रश्नों को डिस्कस किया गया है मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ ये टेस्ट आपके लिए यूज़फुल हो। तो नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए, ताकि जब आपका पेपर आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अपने नोट्स से इंसान सबसे बेहतरीन पढ़ाई करता है। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। लास्ट में जाते जाते एक ही चीज़ कहूंगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, जिसकी भी पूजा आप करते हैं, जो भी आपका इष्ट है उस पर विश्वास रखिए और मेहनत करिए, ठीक है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जीवन में सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद क्लास।